हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरफा एजाज और ये वीडियो जो है आप तक आईसेप इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से पहुंचाई जा रही है। इस वीडियो का मकसद है इंग्लिश एसे के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ करना। इंग्लिश एसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है फॉर सीएसएस कैंडिडेट्स। एसे को एक हवा बना के पेश किया जाता है कि इट्स नॉट इजी टू पास दैट पेपर। आपको नहीं पता एसे कैसे लिखना है, आपको नहीं पता कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको नहीं पता कि एसे के कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, तो इट्स गोइंग टू डेफिनेटली बी स्केरी फॉर यू। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ये पता है कि आपके एसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को आपने डिस्कस करना है, किस तरह से आपने आउटलाइन बनानी है, किस तरह से आपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है, तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। लेकिन एसे को एक स्केरी सब्जेक्ट के तौर पर समझना इट्स नॉट समथिंग जो कि वॉइस है। येस, इट इज़ वेरी ट्रू कि आपका जो एसे है वो डिटर्मिन करता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि आपकी सक्सेस डिटर्मिन करेगा फॉर द रिटन पार्ट ऑफ एग्जाम। बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल तो एसे से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एसे के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे कि बेसिकली आपके एसे का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। एसे का स्ट्रक्चर बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आप इस स्ट्रक्चर पे अपने एसे को प्रैक्टिस करेंगे, अपने मटेरियल को, अपने कंटेंट को, आप उतना ज़्यादा बेहतर एसे लिख सकते हैं। एसे के 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स में से आप कोई एक भी मिस नहीं कर सकते, किसी एक भी कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आता है कि आपके एसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें आपके पास आउटलाइन आती है कि आपको आउटलाइन किस तरह की बनानी है कि आपका जो एसे है वो एक बेहतरीन एसे के तौर पर पेश किया जा सके। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं, आपके आर्गुमेंटेशन है और आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। एंड लास्टली यू हैव टू बी श्योर कि आप जो ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, आपका यूजेज ऑफ ग्रामर जो है वो अप टू द मार्क है, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। सबसे पहला पॉइंट कि एसे का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। एसे का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स के अलावा आपको एसे में और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट, थर्ड द बॉडी ऑफ द एसे एंड फोर्थ कंक्लूजन। सारा एसे आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है इन 4 चीज़ों के ऊपर। इंट्रोडक्शन इज़ समथिंग जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम का एक पूरा मैप प्रेजेंट करते हैं रीडर को। वो इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए कि उसमें क्लैरिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं अपने एसे के अंदर, आप कौन सा टॉपिक है जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ईदर इट रिक्वायर्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन या नहीं, वो सारे के सारे क्लियरली मैप होने चाहिए। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ आपके थ्रू आउट द एसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंट्रोडक्शन एम्बिगुअस है, इसका मतलब ये कि रीडर का इंटरेस्ट जो है आपके एसे में बिल्ड नहीं हुआ है एंड यू आर बाउंड टू फेल दैट एग्जामिनेशन। इंट्रोडक्शन लिखने के साथ साथ आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? थीसिस स्टेटमेंट जो है इट इज़ समथिंग जिसको आप कहते हैं आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने उस टॉपिक से क्या एवेल्यूएट किया है, आपको क्या समझ आई है कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें इशू क्या है, आप किस तरह से उसको एड्रेस करने वाले हैं, आपके पास एक सेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, एक अवेलेबल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या है। ये सारा का सारा जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब थीसिस स्टेटमेंट लिखते कहाँ हैं? बहुत सारी ओपिनियंस हैं थीसिस स्टेटमेंट को लेकर कि थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे में कहाँ पे लिखी जाती है। जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आपके पास, या बेहतरीन जिसको आप कह सकते हैं, एक मैपिंग होती है इंट्रोडक्शन के साथ फ़ौरन बाद जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट की होती है और थीसिस स्टेटमेंट से आगे आपका बॉडी ऑफ एसे आता है। तो इंट्रोडक्शन के साथ जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन एंड हो रहा है वहाँ से आपकी थीसिस स्टेटमेंट पर ट्रांजिशन होगी और अल्टीमेटली आप ट्रांजिशन करेंगे अपने एसे की बॉडी के ऊपर। आपकी एसे की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है सारे आर्ग्यूमेंट, सारे लॉजिक, सारी एग्जाम्पल, सारे एविडेंस जो कि आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, जिनके थ्रू आप ये प्रूव करेंगे कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है दैट इज़ लेजिटिमेट, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दैट यू हैव चोजन टू राइट योर एसे ऑन। और ये जो सोल्यूशन, जो रिक्वायरमेंट है, ये सारे के सारे एविडेंस बेस्ड हैं, आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस है उस चीज़ का। एंड लास्टली योर कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंट्रोडक्शन। एक मिसरिप्रेजेंटेशन है कंक्लूजन के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू। कहा यह जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन जो है वो सेम होता है। जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वही आप अपने कंक्लूजन में लिखते हैं। इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट।
आपके कंक्लूजन के अंदर वेरिएशन या आपके कंक्लूजन के अंदर जो डिस्टिंक्शन होती है वो यहाँ पे होती है कि आपका कंक्लूजन मैप करता है उस तमाम कंटेंट को जो कि आप अपने एसे के अंदर लिख चुके हुए हैं। आपके इंट्रोडक्शन में यू डू नॉट टेक अ स्टांस, लेकिन इन योर कंक्लूजन यू क्लियरली टेक अ स्टांस एंड यू प्रेजेंट अ सोल्यूशन सेट अकॉर्डिंगली. So there is a clear demarcation between introduction and conclusion, and it never should be ambiguous to anybody कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है. आपके कंक्लूजन में क्लियरली लिस्टेड होना चाहिए कि आपका स्टांस क्या है, आप किस नैरेटिव को लेकर प्रोसीड किया है आपने अपने ऐसे के अंदर, कौन से एविडेंस जो हैं आपने प्रेजेंट किए हैं, और अल्टीमेटली आपने सोल्यूशन सेट जो है वो कौन सा प्रोवाइड किया है जो कि आपके उस सारे एविडेंस को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपकी प्रॉब्लम को और आपकी जो एट हैंड इशू है उसको एड्रेस कर रहा है. तो ये आपके ऐसे का बेसिक स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे कैंडिडेट्स गलती करते हैं, सबको अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि बेसिकली ट्रांजिशन किस तरह से करनी है फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. आप हैज़र्ड मैनर में पैराग्राफ नहीं लिख सकते किसी भी ऐसे के अंदर. ट्रांजिशन सेंटेंस, ट्रांजिशन वर्ड्स आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस जब आप ट्रांजिशन करते हैं प्रीवियस पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. ये ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, ये ट्रांजिशन सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पैराग्राफ के एंड पे आपको अगले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज़ अ वे कि आप रीडर को इंटैक्ट करके रखें, उसकी अटेंशन को इंटैक्ट करके रखें, ताकि उसको ये पता चले कि ये कैंडिडेट जिस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहा है, जिन पैराग्राफ्स के बारे में लिख रहा है, ये उन पैराग्राफ को आगे मैप कर रहा है और उसके लिए ईजी हो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैप करना, उस सारी इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना, वो नेविगेट कर सके आपके ऐसे के थ्रू और उसको प्रॉपरली सारे पैराग्राफ्स की डिमार्केशन जो है वो नज़र आ रही हो. ये ट्रांजिशन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी लिटरेरी जो ऐसे है उसको एक एवरेज ऐसे से डिस्टिंक्ट करती है. सेकेंडली, इसमें जो आपके पास असेंशियल कंपोनेंट आता है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड योर आर्गुमेंटेशन स्किल्स. आपके आर्गुमेंटेशन स्किल्स, आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो आपको डिस्टिंक्टिवली रीडर को बता रहा हो आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में. बिलो एवरेज या एवरेज कंटेंट जो है वो आप उसके थ्रू CSS के अंदर या CSS के ऐसे के पेपर के अंदर आप कभी भी सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकते. यही केस आपकी आउटलाइन के साथ है. आपकी आउटलाइन जो होती है वो ब्लूप्रिंट होता है आपके ऐसे का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी आउटलाइन इस तरह की हो जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड हो, जिसमें आइडियाज़ क्लियर हों, कंसाइज हों, और बहुत ज़्यादा जो है लंबी आउटलाइन ना लिखी हो जिसमें रीडर का बेसिकली इंटरेस्ट ही बिल्ड ना हो. आइडियाज़ जो है आप क्लॉजेस और फ्रेजेस की फॉर्म में वहाँ पे लिख सकते हैं. उनको कनेक्ट करना, उनका ट्रांजिशन देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रीडर को उसके अंदर इंगेज करके रखें. आपकी आउटलाइन जितनी इफेक्टिव होगी आपका ऐसे उतना इफेक्टिव होगा. एक और मिसकंसेप्शन है जो कि आउटलाइन और ऐसे से रिलेटेड है कि आप पहले अपना ऐसे लिखें और फिर एंड पे आप अपनी आउटलाइन जो है अकॉर्डिंग टू योर ऐसे लिखें. दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिस जो कि रिकमेंड की जाती है CSS ऐसे का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. जब आपके पास आउटलाइन एक कंसाइज फॉर्म में, एक डिटेल फॉर्म में लिखी होगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप अपने ऐसे के अंदर क्या लिखने वाले हैं. और यही प्रैक्टिस जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले आउटलाइन बनाएं और फिर आप अपना ऐसे लिखें, बजाय इसके कि आप ऐसे में से हैपहैज़र्डली ढूंढें और फिर आप अपनी आउटलाइन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करें. लास्टली आपके पास जो ऐसे के अंदर चीज़ आती है आपकी आउटलाइन, आपके आर्गुमेंटेटिव स्किल्स के बाद, और दिस इज़ समथिंग जो कि एक क्लियर एज अ डे फैक्ट है कि आपका ग्रामर का यूजेज जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. आप वोकैबुलरी किस तरह की यूज़ कर रहे हैं, आप बेसिक ग्रामर रूल्स किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, नाउन यूज़ कर रहे हैं, वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग. ग्रामर जितनी भी आपका यूजेज है वो ऐसा होना चाहिए जो कि ये बताए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है, ना कि ये FSC या मैट्रिक या उससे भी बिलो जो स्टैंडर्ड्स हैं ये उनका कैंडिडेट है जिनकी ग्रामर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. तो आपको अपनी ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है अगर आपको एक सक्सेसफुल ऐसे, एक कंप्लीट ऐसे लिखना है. ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इनके ऊपर काम किए बगैर इंग्लिश ऐसे के अंदर आप सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकते. आपके पैराग्राफ्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड होने चाहिए, आपके आर्गुमेंटेटिव स्किल्स जो हैं वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आप प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करें, प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करें उन सारे क्लेम्स का जो कि आप थ्रू आउट द ऐसे आपने लिए हैं, ताकि रीडर को, एग्जामिनर को पता हो कि द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट दिस कैंडिडेट इज़ प्रेजेंटिंग ये डिफरेंट है उन तमाम कैंडिडेट से जिनका पेपर उसने पहले पढ़ा है या जिनका पेपर बाद में
पढ़ा जाने वाला है। रीडर की अटेंशन को कैप्चर करके रखना इंग्लिश ऐसे का मकसद है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो। ऐसे के लिए आप अपने आर्गुमेंट्स कहाँ से बिल्ड कर सकते हैं? अपनी रीडिंग के थ्रू। आपकी रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी, आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी। यू हैव टू मेक श्योर कि जो लॉजिक या जो रीजनिंग आप प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर योर कॉन्सेप्ट, वो फुल प्रूफ है, उसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको आप ओपन एंड डिस्कशन पे छोड़ें। आप उस सब को कंप्लीट करेंगे, अपना ऐसे आप कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया हो दैट दिस पर्सन इज़ यूज टू कंप्लीटिंग हिज आर्ग्यूमेंट्स, और वो कोई भी ओपन एंडेड चीज़ को, ओपन एंड या किसी भी डिस्कशन को ओपन एंडेड नहीं छोड़ें। जहाँ पे आप किसी डिस्कशन को ओपन एंड छोड़ेंगे, किसी लॉजिक को ओपन एंड छोड़ेंगे, जहाँ पे आप उसको पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली या कंसाइज फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जहाँ पे आप उसके अंदर क्लैरिटी प्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे एम्बिग्विटी एक रीडर के लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी। और जहाँ पे एम्बिग्विटी होगी वहाँ पे रीडर की अटेंशन आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। और इस केस में CSS ऐसे पेपर के केस में आपको रीडर की अटेंशन जो है उसको कैप्चर करके रखना है। एम्बिग्यूस आइडियाज़ जो हैं वो कभी भी आप उनके थ्रू सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकते। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, सुनने में ये बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस इस तरह का लगता है जो कि स्केरी है, जो कि बहुत ज़्यादा आपसे टाइम डिमांड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड कर रहा है आपसे। और ऐसे लोग जिनकी ग्रामर, या ऐसे कैंडिडेट्स जो समझते हैं कि उनकी ग्रामर जो है वो इस लेवल की नहीं है, उनके आइडियाज़ इस लेवल के नहीं हैं कि वो CSS का एग्ज़ाम दे सकें, बट स्टिल दे वांट टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन, बट दे आर क्वाइट स्कैर्ड कि उनको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उन लोगों के लिए, उनके लिए एक सोल्यूशन जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन ISEP प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज़ अ 1 ईयर प्रोग्राम, जिसमें तमाम आइडियाज़ जो हैं उनको बेसिक से लेकर चला जा रहा है, आपके फाउंडेशन फेज से स्टार्ट किया जा रहा है, और अल्टीमेटली एक एडवांस लेवल तक एट द एंड पूरा साल जो है आप पे मेहनत की जा रही है उस 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर। फाउंडेशन फेज के अंदर जो फोकस है सारा का सारा वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे है, इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर बिल्ड करने पे है, जिसमें ग्रामर के 30 लेक्चर्स हैं विद 30 एक्सरसाइज, जो कि कैंडिडेट्स लेक्चर्स भी लेंगे, एक्सरसाइजेस भी जिन अटैम्प्ट करेंगे, और अल्टीमेटली उनकी एवेल्युएशन भी होगी। इसका मतलब ये कि जो समझते हैं ऐसे लोग या ऐसे कैंडिडेट्स जो ये समझते हैं कि उनकी ग्रामर इस लेवल की नहीं है कि वो CSS का पेपर अटैम्प्ट कर सकें, तो वो अपनी ग्रामर को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टेंट एवेल्युएशन विद 30 लेक्चर्स फॉर 3 मंथ्स। फाउंडेशन का फेज़ जो है उसमें आप अपनी ग्रामर को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन। गॉड स्पीड एंड गुड लक।